गुड मॉर्निंग क्लास। हजार्स आज हम क्या पढ़ेंगे, किसके? रेडियो फार्मास्यूटिकल। हजार्स होते क्या है? रिस्क, मतलब कि एक होता है ना जो डेंजरस, खतरनाक, ऐसे ऐसे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? हजार्स। तो यही जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का जो आपके ऊपर ये जो डेंजरस इफेक्ट होगा उसके बारे में ये बता रहा है, या उससे बचने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो कहता है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल टिश्यू एंड देयर इफेक्ट डिपेंड ऑन। अब देखो, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आप अपने बॉडी में लेते हो तो वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकली रिएक्ट करते हैं ना आपके टिश्यू के साथ है। तो वो जो रिएक्ट करते हैं उसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? तो इन चीजों पे। किस पे? पेनिट्रेशन एबिलिटी ऑफ द रेडिएशन, कि मतलब किसी रेडिएशन की टिश्यू को पेनिट्रेट करने की कितनी क्षमता है ना, कि वो टिश्यू के अंदर कितने अंदर तक उसमें जा सकता है। ठीक है, फिर करता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, 100 से 250 के बीच में है, या उससे नीचे है, या उससे अभव है। ठीक है, फिर कहता है कि टाइप ऑफ टिश्यू एक्सपोज, मतलब कि किस टाइप का टिश्यू मतलब रेडिएशन के कांटेक्ट में एक्सपोज हुआ है, आया है। ठीक है, फिर कहता है कि सरफेस एरिया एक्सपोज, कितना सरफेस एरिया उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आया। ठीक है, कहता है कि डोज रेट एडमिनिस्टर्ड, किस रेट डोज रेट के हिसाब से आपने उस पेशेंट को वो ड्रग एडमिनिस्टर किया है। ठीक है, उस इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है क्या? उसका इफेक्ट। ठीक है, फिर कहता है कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलो ये तो हो गया कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके इफेक्ट जो बेस्ड हो गए वो इन पे होंगे, है ना। अब उसी में कहता है कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा? हार्मफुल, है ना, जो आपके बॉडी के लिए क्या हो, सेफ ना हो, है ना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है जो तोड़ फोड़ करे, है ना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी पढ़े थे, एक डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी पढ़े थे, है ना। डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी क्या था? ऐसे इम्प्योरिटीज जिसके वजह से आपको हार्मफुल चीजों से सामना करना पड़ेगा, है ना। और वही कंस्ट्रक्टिव क्या था, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे क्या होगा कि रेडिएशन डैमेज टिश्यू, क्या करता है? इसको टिश्यू को डैमेज करता है, यही हुआ डिस्ट्रक्ट करना, है ना। कहता है कि फिर मेनली कैसे करता है, तो मेनली बाय हिटिंग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको क्या करेगा? हिट करेगा, और उसको किस में टर्न कर देगा? टर्निंग देम इनटू आयंस, आयंस में या फिर फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। फिर क्या होगा? विच देन हार्म सेल्स। तो अब ये जो होंगे आपके फ्री रेडिकल्स और आयंस, वो क्या करेंगे? सेल को हार्म करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा कि टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज कैसे होगा? तो मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में होंगे आपके उसको हिट करने की वजह से। अब जब वो मॉलिक्यूल्स हिट होंगे तो उसके वजह से आपका क्या हो जाएगा? जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो किस में टर्न हो जाएंगे? आयंस और फ्री रेडिकल्स में। और वही फ्री रेडिकल्स और आयंस जो होंगे वो किसको हार्म करेगा? सेल को। ठीक है, फिर कहता है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल बना कैसे, है ना। तो कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन इनिशिएट फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन अल्टरिंग पीएच एंड क्रिएटिंग हार्मफुल सब्सटेंस सच एज पेरोक्साइड और टॉक्सिक कंपाउंड। सिंपल सी बात कहता है कि क्या करेगा, जो आयोनाइजिंग, इसमें क्या होगा? रेडिएशन का आयोनाइजेशन शुरू होगा। जब आयोनाइजेशन होगा तो उसके वजह से क्या इनिशिएट होगा? फ्री रेडिकल चेन बनना शुरू होगा। अब जब चेन बनना शुरू होगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? पीएच जो होगा वो अल्टर हो जाएगा, मतलब जो उसका पीएच था उससे वो चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसके वजह से क्या होगा? एक अलग ही हार्मफुल प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब वो प्रोडक्ट कौन सा क्या हो सकता है? जैसे पेरोक्साइड और टॉक्सिक, और भी कंपाउंड इसमें बन सकते हैं। जैसे पेरोक्साइड एक कंपाउंड हुआ, उसके हिसाब से और भी अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्री रेडिकल्स होता क्या है, तो फ्री रेडिकल्स होते हैं टाइनी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब बहुत छोटे होते हैं, अनस्टेबल तो होते ही, अब जब रेडिएशन में आया मतलब अनस्टेबल, और जो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। पेयर में क्या होता है? दो दो के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का अनपेयर है, मतलब कि ठीक है। अब देखो ये फ्री रेडिकल चेन क्या होता है? चेन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल्स एंड प्रोसीड इन अ रिपीटिंग साइकिल। क्या यही इसी को लेके जो रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल को लेके, तो हम क्या कहते हैं?
और देखो चेन रिएक्शन मतलब जो चेन कहलाएगा, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहेंगे चेन, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। रिएक्शन तो आप सबको पता ही है ना। जो प्रोसेस होगा, चेन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है ना, रिपीट साइकिल, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद कहता है कि यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब कहता है कि टिश्यू डैमेज। यहाँ पे क्या कहा था उसने कि हाँ, जो आपके टिश्यू को डैमेज करेगा। तो टिश्यू डैमेज कैसे होगा, सच केमिकल चेंजेस में क्रिएट एन अनफेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। अब आपके बॉडी का जो कंडीशन होता है वो आपके बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसके फेवर में होता है ना, टिश्यू के, सेल के, सबके फेवर में होता है, ताकि उनको क्या हो कि वो इन्वायरमेंट में वो इजिली क्या कहते हैं उसको सर्वाइव कर जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो इंटरनल बॉडी के लिए क्या रहता है, अनफेवरेबल होगा। लेड टू नेक्रोसिस, जिसके वजह से क्या होगा, आपके सेल जितने होंगे सारे डेथ होंगे या डेथ होने शुरू हो जाएंगे, है ना। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डेथ, ठीक है। अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड। अब उसी नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, जो आपके हेल्दी टिश्यू रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन पढ़ लिया, टिश्यू कैसे डैमेज होगा ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो, कहता है कि वाटर रेडियोलाइसिस। वाटर रेडियोलाइसिस का मतलब क्या हो सकता है, किसका, वाटर का रेडियोलाइसिस है। मतलब देखो, कहता है कि सीन्स द ह्यूमन बॉडीज, ये तो सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी 70% वाटर का बना हुआ है ना। फिर कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ मेजर रिएक्टेंट फॉर आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह से रिएक्टेंट का काम करते हैं, जिससे आपके बॉडी में रेडिएशन जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। अब आयोनाइज होता है किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है ना। फिर कहता है कि रेडिएशन कैन स्प्लिट वाटर इनटू फ्री रेडिकल। अब जो ये रेडियोलाइसिस होगा उसके वजह से आपका वाटर भी क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। कैसे, किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब यही तो बोल रहा था कि फ्री रेडिकल्स बनेगा, वही तो आपके सेल को डैमेज करेगा, है ना। फिर कहता है कि रेडिएशन स्प्लिट्स वाटर, मतलब इनिशियल स्टेप इसका हो गया कि रेडिएशन जो है वो मतलब कि कैसे वाटर को स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो कहता है कि रेडिएशन ब्रेक्स वन वाटर मॉलिक्यूल, क्या करेगा, वन वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। अब जैसे यहाँ पे ले लियो रिएक्शन में H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या किसके साथ रिएक्ट करवाना है आपको, रेडिएशन के साथ, है ना, क्योंकि रेडिएशन ही तो उसको तोड़ेगा। तो टूट के क्या बन गया, H अलग आ गया और OH अलग चला गया। तो ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन आयन, ये क्या बन गया आपका हाइड्रोक्सी आयन, वाटर ब्रेक डाउन हो गया। तो इसी तरीके से रेडिएशन उसको ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। फिर कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसी रिएक्शन के बाद क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैसे बनेगा, जब दो हाइड्रोजन रेडिकल आपस में कंबाइन होगा तो ये आपके हाइड्रोजन, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये रेडिकल्स जो होते हैं उसके साइन है, ठीक है। तो कहता, उसके बाद कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन गैस के बाद क्या बना आपका, पेरोक्साइड, जो कि क्या होता है, वो तो होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, पेरोक्साइड को हार्मफुल बोला है ना। कहता है कि 2 हाइड्रोक्सी लाइन, हाइड्रोक्सी लाइन मतलब OH। जब दो, यहाँ पे क्या था, जो आपका हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए 2 हाइड्रोक्सी आयन चाहिए, ठीक है, OH। तो जब जो 2 H को मिलाया तो क्या बन गया आपका H2O2। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे रहेगा तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई, इसलिए क्या बन गया H2O2, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर कहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट दैट कैन डैमेज सेल्स। क्या है ये आपका, तो इस तरीके से वो हार्मफुल प्रोडक्ट आपका बना, ठीक है, ये इतने सारे स्टेप को फॉलो करके, ठीक है। अब आओ DNA डैमेज। आपने पढ़ा था पीछे, जब जाए जेनेटिक भी क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक इशू भी आते हैं ना।
तो यही पे ये है कि डीएनए डैमेज कैसे होता है। तो फ्री रेडिकल्स में इंटरेक्ट विद डीएनए और अदर बायोमोलिक्यूल। फ्री रेडिकल जो होंगे, सिंपल सी बात रखो, फ्री रेडिकल जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अगर मान के चलो तो इसका बात यही कहना है कि फ्री रेडिकल ने अगर उसके साथ इंटरेक्ट किया तो वो चीज आपका डैमेज। कहता है कि फ्री रेडिकल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डीएनए के साथ और आपके बॉडी के और भी बायोमोलिक्यूल्स जो होंगे उनके साथ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जो नॉर्मल फंक्शन था उसमें क्या होगा, उसमें भी इम्पेयरमेंट आएगा, जो नॉर्मली फंक्शन करेगा वो नहीं करेगा, है ना। फिर कहता है कि पोटेंशियल जेनेटिक अल्टरेशन। अब देखो जो उसका पोटेंशियल होगा जेनेटिक का, उसको भी वो क्या कर देगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे किसके वजह से, डीएनए डैमेज की वजह से। और डीएनए डैमेज किसके वजह से होगा, फ्री रेडिकल और जब फ्री रेडिकल जब डीएनए के साथ और बायोमोलिक्यूल अदर बायोमोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके स्ट्रक्चरल चेंज, फंक्शनल चेंज और जेनेटिक की जो पोटेंशियल होगी। फिर कहता है कि हजार्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एंड देयर रिलेटिव रिस्क, मतलब कि जब आप रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हो और उससे रिलेटेड आपके रिस्क, ठीक है। तो पहला कौन सा है, इंडक्शन ऑफ कैंसर। इसमें क्या होगा कि द बिगेस्ट डेंजर ऑफ इवन लो रेडिएशन एक्सपोजर इज दैट इट कैन लेड टू कैंसर, मतलब रेडिएशन के वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है ना। एक तरह से देखो हम उसको यूज भी कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, प्लस में उसके वजह से हमको कैंसर हो भी रहा, और वो भी लो कंसंट्रेशन में भी आप रेडिएशन के कांटेक्ट में आए तो आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि रेडिएशन में स्विच ऑन इनएक्टिव कैंसर रिलेटेड जीन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स, विच कैन स्टार्ट कैंसर डेवलपमेंट। क्या करता है, जो आपके इनएक्टिव कैंसर सेल्स रहता है उसको वो क्या करते हैं, इसी की वजह से क्या होता है कि कैंसर सेल ग्रोथ होना शुरू। देखो ये सभी के बॉडी में रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है, या जिसके बॉडी में इनएक्टिव है वो तो ठीक है, जिसके बॉडी में एक्टिव फॉर्म में है मतलब वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। और जिसको हो गया एक बार हो गया, ठीक है। तो सम कैंसर्स एसोसिएटेड विद रेडिएशन एक्सपोजर, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो कि रेडिएशन की वजह से मेनली होते हैं, जैसे आपके ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकेमिया, एलिमेंट्री ट्रैक्ट कैंसर और अदर मैलिग्नेंसीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये जो मेन है आपके, और ये क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, लंग कैंसर, ये थायराइड थोड़ा सा मतलब रेयर होता है, और ये ब्रेस्ट कैंसर, ये 3-4 जो है वो मेनली आपके बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही जो हैं कैंसर के फॉर्म, ये किसके वजह से होंगे, आपको रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से, क्या। फिर कहता है कि इवन स्मॉल डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन ट्रिगर जेनेटिक और सेलुलर डैमेज दैट मे लेटर डेवलप इनटू कैंसर से। कहता है कि अगर रेडिएशन का स्मॉल डोज भी आपने लिया तो उसके वजह से आपका क्या हो सकता है, जेनेटिक और सेलुलर चेंजेस जो है वो ट्रिगर होंगे, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट होने के लिए होने लगेंगे कि अब नहीं मेरे को बढ़ना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। अब वही जाके क्या डेवलप में हो जाए, क्या कर बना लेंगे आपके कैंसर। जैसे जैसे वो सेल ग्रोथ होंगे, ग्रोथ होना ट्रिगर करेगा, वैसे वैसे आपको क्या होगा, वो कैंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि जेनेटिक इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे जेनेटिक की ही बात किया है, तो जेनेटिक इफेक्ट क्या होगा, तो कहता है कि मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट जेनेटिक रिस्क फ्रॉम रेडिएशन इन ह्यूमंस कम्स फ्रॉम स्टडी ऑन एनिमल्स। अब देखो किसी ने इंसानों पे अभी तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि रेडिएशन के एक्सपोजर से मेनली क्या होता है कि जब भी कोई रिसर्च होता है तो पहले हम किस पे करते हैं, एनिमल पे करते हैं। वैसे एनिमल्स जो ह्यूमन के नेचर के हो, ठीक है, जिनमें ह्यूमन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ह्यूमन जैसे बॉडी का इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही उन पे, जैसे कि रैट्स हो गए, वनिया पिग हो गए, रैबिट हो गए, ठीक है, इन सब पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर उन सब पे सक्सेसफुल रहता है तो जाके क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है ना। पहले रैट पे किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे रैबिट पे आए, रैबिट से फिर धीरे धीरे वनिया पिग पे आए, ऐसे से वो एक्सपेरिमेंट चलता है, ठीक। ऐसे नहीं कि रैबिट पे किया आ गया तो अब ह्यूमन पे शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है।
वो रिसर्च 4 बार रिसर्च 5 बार रिसर्च होता है, तब जाके वो ह्यूमन ट्रायल में जाता है। तो यही कहता है कि ये जो इफेक्ट निकाला गया आपका, वो एनिमल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बेसिस पे आया है। ठीक है, क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ व्हाट वी नो अबाउट जेनेटिक रिस्क फ्रॉम रेडिएशन इन ह्यूमंस कम्स फ्रॉम स्टडीज ऑन एनिमल। ये एनिमल पे जो स्टडीज हुआ है उसके बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डायग्नोस्टिक रेडिएशन कॉज जेनेटिक म्यूटेशन इन ह्यूमंस। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि रेडिएशन के वजह से किसी ह्यूमन में जेनेटिक म्यूटेशन हो। अब म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता है चेंज इन द डीएनए ऑफ सेल। डीएनए के सेल में चेंजेस नहीं आएगा, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि रेडिएशन के वजह से डीएनए के सेल चेंज हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर होगा भी तो उसका एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कहता है कि व्हेन अ पेशेंट अंडरगोज अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग रेडियो न्यूक्लियाइड्स, जैसे कि हो गया आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉर इमेजिंग, मतलब कि जैसे हमने यूज किया था, है ना, ब्रेन के इमेजिंग के लिए, लिवर के इमेजिंग के लिए, है ना, तो सारे जो आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स थे ना, वैसे ही क्या कहता है कि कोई भी अगर पेशेंट मेडिकल कंडीशन में होता है जो जाता है इस तरीके के ट्रीटमेंट में, ठीक है, तो क्या कहता है रेडिएशन डोज इज यूजुअली वेरी लो। तो उनको जो रेडिएशन का डोज दिया जाता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू फार्मास्यूटिकल नॉर्मल डोज। ठीक है, फिर कहता है कि स्टडीज शो डेट सच लो एक्सपोजर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट जीन्स इन अ वे डेट वुड कॉज डिफेक्ट्स इन फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है, कहता है कि वो जो लो डोज इसलिए दिया जाता है ताकि जो है कि उन जो वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आएंगे तो उसके वजह से क्या होगा कि उनका जो जीन्स है वो अफेक्ट नहीं होगा, और जब अफेक्ट उनका जीन्स नहीं होगा तो आने वाला फ्यूचर जो चिल्ड्रन होगा वो भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली जो है वो क्या कहता है कि उसको हम लो डोज इसीलिए रखते हैं ताकि वो जीन को अफेक्ट ना कर पाए। अगर हम लो डोज से बढ़ाते हैं तो वो किसको डायरेक्ट टारगेट करेगा, जीन को, और जीन के वजह से क्या होगा, हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी उस चीज़ से अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो इसके वजह से हम उसका जो डोज रखते हैं मेनली इसलिए रखते हैं कि उसके वजह से हमारा जीन अफेक्ट ना हो, जीन अफेक्ट होगा तो जनरेशन अफेक्ट होगा। ठीक है, जीन से ही जनरेशन जो भी आता है जनरेशन में प्रॉब्लम वो आप ही की वजह से आएगा, है ना, तो इसीलिए उस पर कंट्रोल रखता है। फिर कहता है आपका इफेक्ट ऑन एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जानते हो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मतलब जो अजन्मे बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लो कि प्रेगनेंसी का 8 वीक हो, 9 वीक हो, तो उस टाइम का जो पीरियड होता है उस टाइम का जो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कहता है कि देखो क्या है एम्ब्रायो, यहाँ है ना, द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन बेबी, जो अर्ली स्टेज होता है डेवलपमेंट का फॉर कंसेप्शन अंटिल अबाउट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रायो कहेंगे। ठीक है, और देखो माल फॉर्मेशन क्या होता है? अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी और डिफेक्ट इन अ बॉडी पार्ट दैट डेवलप बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, हाँ, या फिर कुछ ऐसी चीजें उन्होंने ले ली, कंज्यूम कर ली, तो उसके वजह से क्या हुआ बेबी में, क्या आप कहता है कि इफेक्ट ऑन एम्ब्रायो, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो द डेवलपिंग एम्ब्रायो इज हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन। कभी भी, इसीलिए मैंने एक बार और बताया था, प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी रेडिएशन के आसपास नहीं आना है। ठीक है, अगर आसपास देखो भी कोई तो उसको दूर रखो। कहता है कि ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एक्सपोजर टू द एम्ब्रायो इज केप्ट बिलो 5 रेड्स, मतलब 5 जो आपने रेड्स पढ़ा था यूनिट याद है, वही 5 रेड्स के नीचे रखना है इसको। ठीक है, कहता है अ लेवल एट विच द रिस्क इज कंसिडर नेग्लिजिबल, तो अगर 5 रेड्स के आसपास उसका पावर है तो आपका जो उस टाइम रिस्क है उन लोगों पे वो थोड़ा कम होता है, उसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। ठीक है, फिर कहता है कि एट एक्सपोजर अबव 15 रेड्स द रिस्क ऑफ माल फॉर्मेशन इंक्रीज। अब पता चल रहा है कि जो ये जन्म के साथ ही डिफेक्ट्स आते हैं बच्चे में वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो भी लेडीज इसके ऊपर के रेडिएशन के एक्सपोजर में रहेंगी
उनको ये प्रॉब्लम क्या आएगा, उनके बच्चों में माल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आएगी, उनके बच्चे क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे और उनके स्ट्रक्चरल एबिलिटी में डिफेक्ट रहेंगे, चाहे वो जैसे हो, आँख में हो, कान में हो, हाथ में हो, पैर में हो, जिसमें भी हो, डिफेक्ट उनमें रहेगी। वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चे वो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। और ये किसके वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर के वजह से, ठीक है। तो इसीलिए 15 रेड्स के ऊपर अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में आए तो मिनिमम 5 है, उसी के आसपास आप रहो, ठीक है। फिर कहता है कि हायर डोज में कॉज, अब देखो जैसे हायर डोज अगर आप रेडिएशन का ले रहे हो तो उसमें आपको क्या हो सकता है, फिटल डेथ, माल फॉर्मेशन, वही स्ट्रक्चरल डेथ, फिर रिटार्डेड या स्लो रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, मतलब कि जो बच्चे का ग्रोथ होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर कहता है कि अर्ली इन प्रेगनेंसी व्हेन ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग द बेबी इज मोस्ट सेंसिटिव टू, इसलिए देखो क्या होता है ना कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका हर पूरे मंथ का लगभग जब शुरू होता है तभी से उनका चार्ट बन जाता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या खाना, मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले जब पढ़े लिखे नहीं थे तो बच्चे नहीं, भाई सब उस टाइम भी होते थे, लेकिन पहले लोग के लोगों जो अभी आपको कहेंगे वो चीज़ें आप मानोगे ही नहीं, है ना। तो आप कहाँ भागोगे, डॉक्टर के पास। तो ये है कि उनका पूरा एक 9 मंथ का चार्ट बनाया जाता है कि आपको किस तरीके से क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, किस चीज़ को आपको लेना है, किस चीज़ को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब उनका रहता है। तो इसी के हिसाब से क्योंकि जो जब बेबी का बर्थ होने का टाइम रहता है तो वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, किसी भी अगर भूल चूक से वो बेबी का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स दोनों ही, ठीक है। फिर कहता है कि लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, अरे घर में तो सभी के होते हैं ना, भाई बहन होते हैं, वाइफ होगी कल को तुम्हारी, आसपास के लोग पड़ोस, वो भी तो एक सोसाइटी के हिस्सा होते हैं ना, उनको भी बोल सकते हो, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है ना। लैक्टेशन क्या होता है बताओ, हाँ ठीक है, जो तुम क्या कहते हैं, बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ द इन्फेंट रिसीविंग रेडिएशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, द मदर इज एडमिनिस्टर्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ऐसी माएँ जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज करती हों या लेती हों तो उनके बच्चों में क्या है कि ब्रेस्ट जो वो दूध पीते हैं माँ के, उससे भी उनको क्या हो सकता है, वो जाने का मिल्क के थ्रू वो जा सकता है, उस टाइम वो आ सकते हैं रेडिएशन के एक्सपोजर में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि अ सेफ इंटरवल मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बिटवीन रेडियो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रेस्ट फीड, मतलब कि एक सेफ इंटरवल पीरियड होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और उनकी मम्मी जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करेंगी जब बोलेंगी तो उसके बीच में एक सेफ इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। जैसे सुबह में लिया तो शाम, अब जैसे देखो अब ये कौन लेगा रेडियो फार्मास, वही लोग जो इस बीमारी से, कैंसर से, इस तरीके की बीमारियों से क्या होंगे, ग्रसित होंगे, है ना। तो उनको उस हिसाब से ही, और डॉक्टर पहले तो देता ही नहीं है मतलब परमिशन कि ऐसे लोगों को मतलब कि उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट होने का, क्योंकि वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन पे असर पड़ता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम बचाव करेंगे, सेफ्टी रखेंगे, तो उनको अलाउ किया जाता है। बट मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, क्योंकि आप तो चलो आपका तो बच्चा है लेकिन उसमें जो डिफेक्ट आएगा लाइफ टाइम उसको सफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर करते भी हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेफ इंटरवल रखना पड़ेगा। आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके रख सकते हो। क्या होता है, ऐसे लोगों का पहले से ही चार्ट बना होता है, जिसका भी पहाड़ी पहले से चला आता है, और जो बच्चे होते हैं तो उनके बीच में एक खुद ही वो डॉक्टर वो बनाने का काम करता है कि ताकि बच्चे को भी नुकसान ना हो और मदर की भी ट्रीटमेंट चलती रहे, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये आफ्टर द यूज ऑफ, याद रखना ये बार बार आ रहा है, टेक्नेटियम 99, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड जनरली बी डिसकंटिन्यूड फॉर, अगर आपने डोज लिया किसका, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, जैसे कि टेक्नेटियम एग्जाम्पल में लिया, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग करोगे वो कब करोगे, 20 आवर बाद, ठीक है। और फिर जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग की, अब ऑब्वियस ही बात है, क्या बोला उसने, एक सेफ इंटरवल रखना पड़ेगा। अगर सेफ इंटरवल नहीं रखोगे तो उसके थ्रू वो कहाँ जाएगा, आपके बेबी में जाएगा,
बेबी अफेक्ट होगा आपका, तो आपको सेफ्टी तो रखना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहता है कि अगर आपने लिया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो आपको 24 घंटे के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। अब उस बीच में वो क्या पिएगा, कैसे रहेगा, वो आपको फर्दर डॉक्टर बताएगा, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, अब तो कौन ही करवाता है ब्रेस्ट फीडिंग, सब देखो चला है एकदम से, यही क्या कहते हैं, कोई ये सेरोलैक, कोई दूध, कोई कुछ, एक से एक तरीका है। हाँ खैर इन जैसे लोगों के लिए तो वो ठीक है ना। पर जो हेल्दी माए हैं उनको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस तरीके की बीमारियों से चल रही हो उनके लिए दिक्कत। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।